नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया, जहां आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की एक ऐसे कदम की जिसे लेकर के उसके घर में ही विरोध शुरू हो गया है। खुद को मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अब गाजा में मुसलमानों के खिलाफ सेना उतारने जा रहे हैं। हम आपको मुनीर और शहबाज के फैसलों के बारे में बताएंगे। उसके पहले आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुनवा देते हैं। Way back in the 50s and 60s, there were times when the establishment intervened and took over the reins of power. Right. Because of the situation which we face today, as we just discussed, the terrorism and a threat from Afghanistan, from India, a cooperation of national institutions. And Pakistan Army or armed forces are the most important national institution. And I call it a hybrid arrangement. I've been saying it. हाइब्रिड व्यवस्था यानी कि मिली जुली सरकार, सेना और पाकिस्तान। अब देश सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन यहां पर ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं कि उनके देश को सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार की मदद कर रही है, उनका ये कहना है। अरे भाई, सरकार चलाने के लिए भी मदद चाहिए तो सत्ता में आना क्यों था? यानी कि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सेना का कद अब भी ऊंचा ही है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान गाजा में सेना भेजने के लिए राजी हो गया है। हालांकि इसका पाकिस्तान में ही विरोध भी शुरू हो गया है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, किसकी तरफ से किया जा रहा है, वो आपको बता देते हैं। गाजा में शांति सेना भेजने को लेकर के पाकिस्तान के अंदर विरोध तेज हो गया है। मौलाना और विपक्ष के बाद अब पूर्व सैनिकों ने भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें आसिम मुनीर के गाजा में सैनिकों के भेजने के फैसले का विरोध किया गया है। इसमें पाकिस्तान सरकार का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा बताया जा रहा है। पूर्व सैनिकों से पहले पाकिस्तान के धर्मगुरु और विपक्ष के नेता भी पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने और गाजा में सेना भेजने का विरोध कर चुके हैं। खबर यह है कि घरेलू हालातों का हवाला देते हुए मुनीर ने गाजा में सेना भेजने के लिए कुछ समय मांगा है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी आईएसएफ के स्वरूप का इंतजार है। विदेश मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान शांति स्थापना का हिस्सा बन सकता है। ये देश जिसका नाम पाकिस्तान से ज्यादा आतंकिस्तान लिया जाता है, वो कह रहा है कि वो शांति स्थापना का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वो खुद की अगर बात करे तो कहीं पर भी खरा साबित नहीं होता है। हथियार डालने पर मजबूर करने का जो अभियान है उसका हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन ये कह रहा है। अब पाकिस्तान के सीडीएफ यूं ही गाजा में सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। जब तक उन्हें कुछ मिले ना, जब तक वो अपने देश को बेचे ना, वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के सामने कुछ मांगे भी रख दी गई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहली मांग रखी है कि तुर्की के सेना के साथ ही गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती की मांग करेगी। उसकी मांग यही है कि तुर्की की सेना आगे, उसके सैनिक पीछे, हमेशा का बराबर। पाकिस्तान ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के बराबर एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर की मांग कर दी है। यह दूसरी उनकी शर्त है। तीसरी शर्त में मुनीर ने सैनिकों को भेजने के बदले अमेरिका से भारी भरकम रकम मांग ली है। कहा था ना मैंने कि जब तक ये लोग खुद को ना बेचें तब तक ये कोई काम नहीं कर सकते। और इसने इस बार भी यही किया है कि अपने सैनिकों को भेजने के लिए बेचने वाला प्रबंध कर दिया है। अब आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले बड़े जो अहम है वो मैं आपको बता दूं। सवाल यह है कि क्या हमास के खिलाफ हथियार उठाना पाकिस्तान का मुसलमानों से धोखा नहीं है? कल तक रो रहे थे, इजराइल को पानी पी पी करके कोस रहे थे, और आज उसी के साथ जाकर के खड़े हो गए। दूसरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका से आर्थिक मदद मिले तो हमास के खिलाफ भी उतर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। ये कहीं पर भी उतर सकते हैं, पैसों के लिए ये कभी भी बिक सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हमास नेताओं पर भी सरकार क्या कोई कार्रवाई करेगी?
आए दिन जो अपने यहाँ पर ये हमास के नेता बुलाते रहते हैं, उनके लिए उनके सामने नाचते गाते हैं, क्या उन पर भी कभी कार्रवाई करने का जिगरा रख पाएंगे? अब इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्त, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, और अहमद पत्रकार हैं बलोच के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जहांगीर राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अहमद, आप ही बताइएगा, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पैसों के लिए कभी भी कहीं भी बिक जाएंगे क्या? और आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये पाकिस्तान जो है बरतानिया का क्लाइंट स्टेट है। गोरे ये मुल्क बना के गए गुलामों वाला। ये जो इनका फौज जो है, गोरों ने कई पहले जो है डेकेड्स पहले बनने से पहले ये पंजाबी मुसलमान जिहादी फौज, अंग्रेज़ों का पैदावार, ये बना के गए हैं। ये इनका इंटरेस्ट सर्व करने के लिए गोरों का। आपने देखा कि किस तरीके से बगैर वजह के कितनी ज़बरदस्त बर्रे सगीर को इन्होंने डिवाइड किया, बंटवारा करवाया, अपना भी मुंह काला कराया, और आज तक ये जो है गुलाम है अमेरिका के। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो है ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी चमचागिरी कर रहे थे, जो ट्रंप जो अपने इनके जो ईरान को ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो ट्रंप साहब तो उनके ऊपर अभी बमबारी करने जा रहे हैं, और ये उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे शहबाज शरीफ। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, ये शहबाज शरीफ को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये जो है इंडिया पाकिस्तान में बड़े बड़े होटल होते हैं, वहाँ बैरे होते हैं ना वेटर, ये उस तरीके का लगता है। ये तो वजीर आजम कहीं से लगता भी नहीं है। इसमें तो कोई लीडरशिप स्किल्स है भी नहीं। दरअसल जो इनकी पार्टी है PML नवाज, उसका भी लीडर इनका दूसरा भाई है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही बिल्कुल इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में बड़े बड़े होटल में कुछ बैरे होते हैं, उसी तरीके से वो लगते हैं। तो जहांगीर से मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ कि क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं यू गेट अप एंड ही गेट अप? सबसे पहले तो इंडिया डेली का शुक्रिया, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और सबसे पहले मेरे पास सिवाय अहमद के काफी लर्नेड दोस्त बैठे हुए हैं, काफी लर्नेड लोग बैठे हुए हैं। अहमद को मैं नहीं जानता, ये मस्ती खान है, कभी अहमद खान हो जाते हैं, इसके डेली नाम चेंज होता है ये, क्योंकि जब तक आप लोग डॉलर फेंकते रहेंगे सो कॉल्ड इन प्रेडेटर्स के खिलाफ, सो कॉल्ड इन आप भी पैसों में आए, बड़े गलत अल्फाज मेरे लीडरशिप के खिलाफ बात की है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदों को जिन्होंने मेरी लीडरशिप के खिलाफ बात की है। सो कॉल्ड इन पपेट को, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनका सत्यानाश कर दिया ये, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनके बशीर ज़ैब ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया क्योंकि ईरान से निकल गया है तो आखिरी बार हमने खेलना है। और जिस तरीके से कुत्ते की मौत मारी हमारी फौज ने, इनके जो है सारे पता नहीं कौन से ये इनको कहते हैं उनको, तो ये भारत के बिलों में बैठे हुए हैं, और फिर आप जो है डॉलर फेंकते हैं तो ये इनका जो है तितली का नाच नचा रहता है। तो मेरे ख्याल से देखें, ये ना सिंधी लगते हैं ना बलोच लगते हैं, क्योंकि इनका अभी BP हाई हो रहा है। कभी ये टोपी पहनते हैं, ये इसकी कभी टोपी उतर जाती है, आप पैसे देते हैं तो ये जो है चाबी की तरह ये खेलते रहते हैं, और इनकी कोई गेम ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं लौट रहा हूँ। देखें, वही पाकिस्तान है जिसने जो है आप लोगों को ईरान से पीछे हटने पे मजबूर किया चाबहार पोर्ट से। वही पाकिस्तान है जिसकी जो है दुनिया डंगा ठोक के कह रही है कि 11 तैयारे गिरे। वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से आप लोगों को ताजिकिस्तान से पीछे हटना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल हमसे पहले आप लोगों ने BJP से पूछना है कि आपने 2016 से लेके 2025 तक जो ईरान की चाबहार पोस्ट पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, आपने ताजिकिस्तान 2004 से लेके जो 2025 तक ताजिकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिस तरीके से आप लोगों को ओमान से निकाला गया, तो आप लोगों की जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए अगेंस्ट BJP और जो है हिंदुत्व को, कि किस तरीके से आप लोगों को ना बांग्लादेश सुन रहा है, ना नेपाल सुन रहा है, ना मालदीव सुन रहा है, ना श्रीलंका सुन रहा है। और सिंध से कौन से यतीम को बुला दिया है? सिंध से कौन से यतीम को बुलाया है? सिंध से कोई अच्छे आदमी हैं बहुत सारे,
पढ़े लिखे लोग सिंध में हैं। आपने कौन से यतीम को बुला दिया? इनके फेसबुक पेज देखें, आसिम मुनीर को ये अपना खुदा समझते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। आप अपनी हिस्ट्री बताएं थोड़े में, आपके मुंह भी नहीं लगता, आपकी शक्ल इतनी घटिया शक्ल है, देख के वोमिटिंग आ जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसकी भी औलाद है, हमें पता है कि हमारे वालिद बड़े मोहतरम है। आपकी तरह नहीं है कि इंडिया को और मोदी को अपना बाप बनाए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको जहांगीर, पहले तो ना आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने देश में अपने लोगों से ही इस तरीके से बात करते हैं। बहुत शर्म करने वाली बात है। नहीं जहांगीर, पहले आप थोड़ा शर्मिंदा होइए कि आप अपने देश के लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। आपने नेशनल टेलीविजन पर यह साबित कर दिया है कि बलोचों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, और इसी तरीके से पीओके में रहने वाले लोगों के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा ही होगा। आप अपने से सीनियर, आप लोगों को यह सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति से बड़े से कैसे बात करनी है। आपको इतना रोना आ रहा है उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें टिश्यू पेपर भी नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह हमें किसने इस्तेमाल किया? अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अरे आप तो झंडे वाले चांद पर ही अटके हुए हैं, चांद पर तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो दूसरे देशों के बारे में अलील जलील बोलने से अच्छा अपनी सरकारों को जरा आईना दिखा दीजिए। एक गिफ्ट भेजिए प्रधानमंत्री को, आसिम मुनीर को, वो अपना चेहरा देख पाएंगे। आईना उनका रखना जरा भूल गया है, मुझे लगता है कि आईना नहीं रह गया है पाकिस्तान में। कर्नल दिनेश नैन, देखिए मीनाक्षी, ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान आज की तारीख के अंदर अगर किसी की सही में चमचागिरी कर रहा है तो दो राष्ट्र हैं। एक तो चीन है जिसको अपने आयरन ब्रदर बोलते हैं, और दूसरा अमेरिका। लेकिन ये चमचागिरी करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। कभी इधर से पैसा मिलेगा तो उधर की बात करेगा, दूसरी तरफ से पैसा मिलेगा तो दूसरी तरफ की बात करेगा। अभी जहांगीर भाई ने 2 पॉइंट मेन बोले थे, धोखा, और दूसरा पॉइंट था डॉलर्स का। तो मैं पहले धोखा कवर करता हूं। इनके आर्मी चीफ हुआ करते थे, बाद में फील्ड उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जियाउल हक। जहांगीर भाई जब जियाउल हक ब्रिगेडियर साहब थे ना, तो एक आपकी ब्रिगेड जो है जॉर्डन में भेजी गई थी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के बुलाने पे। और क्या पॉइंट था उनका, क्या मदद मांगी थी उन्होंने ये कहा था जहांगीर भाई कि जो पैलेस्टाइन है ना, जिन्होंने पीएलए अराफत की आर्मी से गन उठा लिया था, यानी जो हथियार उठा लिया था इजराइल के खिलाफ, वो लोगों को तंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला को चाहते हैं पूरे जॉर्डन में उनका कानून चले। तो आपके जियाउल हक गए और मालूम क्या किया साहब, आपकी सेना ने और जियाउल हक ने मिलकर 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया। उसको आज भी उनकी किताब में ब्लैक डे बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे कह सकते हो जहांगीर भाई कि आपकी सेना फलस्तीन के बारे में सोचती है? नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दो। देखो, बीच में नहीं बोलना, आप पॉइंट नोट कर लो, मैंने आपके नोट किए, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि कैसे कह सकते हो कि कोई भी पाकिस्तानी नमाज को हाथ में उठा करके, कुरान शरीफ को हाथ में उठा के कसम खा ले कि इस तरीके से आप फलस्तीनियों के हितैषी हो, उनके फेवर के लोग हो? नहीं। रही बात हमास की, हमास के अंदर आप लोग किसके साथ जाने की बात कर रहे हो? तुर्की के साथ। क्यों? आपको अपनी सेना के ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि वो बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक जूते खा रही है। आपके ख्वाजा जो है ये डिफेंस मिनिस्टर, जो उसने क्या बोला सदन के अंदर कि हमारे सैनिक तो हमारे बंदे तो लड़ ही नहीं पा रहे पाकिस्तान के सैनिक इन लोगों से। इनके पास तो मस्तान साहब के पास वो तो 20-20 लाख रुपए की राइफल्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, 14 कस्बों के अंदर कब्जा कर लिया। तो क्या अब घबरा रहे हैं? 6,000 सैनिक भेज रहे हैं जो घबरा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत है, आपका धोखा बहुत दिया हुआ आपने। अब आ जाते हैं 1980 में, जब रशिया अंदर आया तो जहांगीर भाई क्या हुआ था कि अमेरिका ने प्लान बनाया कि रशिया अफगानिस्तान में नहीं बैठना चाहिए, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया पैसा फेंक के। लाल मस्जिद इस्लामाबाद की सेंटर पॉइंट बना भाई, और वहां पे जितने भी जिहादी थे पूरे अरब के, वहां आए और जिहाद के नाम से तालिबान बना करके अफगानिस्तान में भेजा। लेकिन 2001 के अंदर जब ट्विन टावर का हादसा हुआ और अलकायदा के पीछे पड़ गया अमेरिका, क्योंकि अलकायदा भी इन्हीं के साथ था, तालिबान के साथ, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने फिर पैसा लिया और क्या किया मालूम? जिस तालिबान को पैदा किया था उसी के ऊपर गोलियां चलाई, ड्रोन से अटैक किए,
तभी क्या हुआ, इसी कारण से इस तालिबान के जो कबीले थे आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कुछ आपके अफगानिस्तान में 19-20 कबीले थे, इन्होंने सबने मिलकर कहा अरे तौबा तौबा, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान की सेना, इन्होंने तो हमको ट्रेनिंग दी थी, ऊपर से हमें ही मार रहे हैं पैसा लेकर के। तो मसूद जो था, बैतुल्लाह मसूद, खड़ा कर दिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो बोला हम आपके पीछे, आज आपकी नाक में दम कर रखा है, ठीक है, यहां धोखा दिया। तीसरा, हमारे जो पीओके के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनको ये कह के कश्मीर कश्मीर का नाम लेकर के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सुबह बनेगा, तौबा करो, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं का पानी, उन्हीं की बिजली, उन्हीं की जमीनें, उन्हीं के सारे रॉ मटेरियल सारे जाते लाहौर, बिजली जाती लाहौर, वहां से 14 रुपए की बन के बेचारे की बिजली 40 रुपए की बनकर उनको वापस आती है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। भी तो यही हो रहा है, निकालो बाहर, निकालो जो आपने ये तमाम शर्तें गिनवाई कर्नल, इसी तरीके से। लास्ट पॉइंट सिर्फ लास्ट पॉइंट मीनाक्षी, अब आ जाते हैं पैसों के ऊपर। देखो मैंने कितनी जगह पैसा गिना है जागीर भाई, मैं इसी बात ऐसे ही आपने भी शायद डॉलर दिए होंगे हमारे पीओके के अंदर से। वो था ना वो यासीन मलिक जिसको हमने जेल में डाल रखा है, पता है ना आपको, वो वही हुर्रियत, वही साहब, हमने सबका सॉफ्टवेयर बदल दिया, अब सबको जेल में डाल के सॉफ्टवेयर बदल दिया सबका। अब आपके पास कोई डॉलर देने वाला लेने वाला है नहीं, ठीक है, तो यहाँ का तो भूल जाओ, उधर मिलेंगे पक्का, अमेरिका देगा, अमेरिका आपको डॉलर देख। याद है अभी अभी एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जो बता रहे थे मस्ताना भाई, अभी अमेरिका के पीस फॉर फोरम फॉर पीस, सॉरी, उसके अंदर मीनाक्षी इनके प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप कहता है खड़े हो जाओ। वही बोला सर मैंने, क्लास में बच्चों को खड़े करते हैं, वही बोला कि जैसे बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाता है, उस स्थिति में पहले तो बैठे हुए थे, अब ये वही तस्वीर दिखा रही हूँ सर मैं, ये वही तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, आपके खुद के लोग, कर्नल दिनेश ने, और साथ ही जहांगीर आप भी देख लीजिए, ये वही तस्वीर है जब ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि शहबाज यू गेट अप, ये वही तस्वीर है उस वक्त की। अब आप देख लीजिए कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं, आप अपने देश को आगे बढ़ाइए, हमारा देश बहुत बढ़िया चल रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये क्या बिल्कुल सच नहीं है कि पैसों के लिए ये किसी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाए, और आज भी इन्होंने यही शर्त रख दी। अब इन्हें याद नहीं आ रहा कि आईडीएफ ने क्या किया, अब इन्हें ये याद आ रहा है कि हमें ट्रंप साहब से पैसे आने वाले हैं, इसलिए हम झुक जाते हैं और वहीं पर जाकर के अपनी फोर्स भी खड़ा कर देते हैं, जिसके पीछे पीछे तक कल तक हम रो रहे थे, और इनको अगर कोई पैसा दे दे तो ये हमास को भी उखाड़ करके फेंकने के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई धर्म नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई इस तरीके की बात ही नहीं कि हिंदू मुसलमान, इनको सिर्फ इतना पता है रुपया पैसा, बात खत्म। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा मीनाक्षी, और जहांगीर साहब की बात का मैं जवाब देता हूँ। वो ये कह रहे थे कि साहब किस तरह से मतलब हमारी जो सेनाएं हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हावी थी ऑपरेशन सिंदूर में, आपने देखा। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कोई भी सरबराह जो देश का जाता है, आपने कभी देखा है कि किसी भी देश का कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके साथ गया हो? यहाँ उल्टा है, यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं। यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता है कि अब मेरे फील्ड मार्शल के ऑर्डर्स निकालिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके हुक्म की तामील नहीं की गई तो उन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब के बगल वाली कोठरी में वो पड़े होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको पता है कि देखिए कल की खबर है, पाकिस्तान आर्मी ने अपने सैनिकों को, जो बलूचिस्तान के जो जामाज हैं, उन्होंने पकड़ रखा है। वो फोटो साया हुई है अखबारों में। और पाकिस्तान जिस तरह से, देखिए मैं कह रहा हूं कि कोई नेशनल नैरेटिव ही नहीं है पाकिस्तान का। कायदे आजम साहब, मैं उनका जाती तौर पर, एक मिनट सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए आप, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। कायदे आजम साहब का मैं भी एहतराम करता हूं, लेकिन आप ये बताइए कोई नैरेटिव उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिया? आप कारगिल युद्ध में, मैं उस युद्ध का हिस्सा रहा हूं, आपके पे बुक, आइडेंटिटी कार्ड्स, 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इनके बटालियंस के हमने दिए, और आपने उन सैनिकों को लेना भूल गए। मैं फिर भी अप्रिशिएट कर रहा हूं लेफ्टिनेंट अकरम रजा को, जिसने खुद सीज फायर के लिए व्हाइट फ्लैग रेज किया, और उन्होंने कहा कि मैं उस यूनिट को कमांड कर रहा हूं जो जनरल मानेक शाह ने कभी कमांड की थी, मैं अपनी बॉडीज जाना चाहता हूं। तो ये एक सोल्जर का कैरेक्टर होता है, और भारत ने उनको ससम्मान
गार्ड ऑफ ऑनर देके उन सैनिकों को विदा किया, और जिन सैनिकों को इन्होंने नहीं लिया उनको भारत ने उनको लास्ट राइट्स दिए। भारत एक ऐसी सभ्यता है। आप ये बताइए कि साहब हमें आज मुझे बताइए, ईरान के बारे में इन्होंने कहा कि भारत ने ईरान का जो चाबार पोर्ट है, रईसी साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनसे जाने से पहले चाबार पोर्ट 10 साल के लिए भारत को देके गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो इसको चला सकता है। आप लोगों का क्या, आप तो आपके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल मीडिया पे जाके कह रहे हैं कि कर्ज मांगते मांगते हम थक चुके हैं, हमें शर्म आती है, हमारी आंखें नीचे होती हैं, आपके हवाई जहाज जब्त कर लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि साहब करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। अगर आपका जो है, आप देखिए बलूचिस्तान के जाबाजों ने आपका बैंड बजा रखा है। हमारे यहाँ कम से कम देखिए, अगर भारत को इस तरह की कोई, अब तो ढूंढा भी जा रहा है पूरी तरीके से, जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इनके पूर्व चीफ को, तो ढूंढा भी जा रहा है कि आ जाएं वापस, उसके बाद देख लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से फोर्स भेजने का ऐलान किया जा रहा है, आप पूर्व राजनायिक है इसलिए मेरा खासतौर पर आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो फोर्स अपनी भेजेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ डॉलर भी चाहिए, वो उनकी तरफ से शर्त लगा दी गई है, तुर्की के पीछे जाएगा, कवर अप भी चाहिए। लेकिन इस सब में पाकिस्तान के अंदर जो शोर उठा है, पाकिस्तान के अंदर जो गूंज उठी है, उसके वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार गिरने की कवायद भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वहां तो सरकारें भी अपना वक्त कहां पूरा कर पाती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।